everyone, welcome to the EduDream classes और मैं हूं धनंजय पंडित। Today we will solve traditional problems of electrostatic charges and the very first question that is very easy. What is the amount of charge on 75 kg of electrons? 75 kg electrons पर total charge कितने होंगे? हमें given है mass equal to 75 kg। तो हमें 75 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 75 kg इज गिवन बाय n इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। देयरफॉर चार्ज, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल गया कि 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें पता चल गया। अब हम ये पता करें कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर होंगे। तो उसके लिए हमें पता है Q इक्वल टू एनी प्लस माइनस एनी। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें ये पता चल गया और एक इलेक्ट्रॉन्स पर के चार्ज इतने हैं। इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी आवर आंसर। सो Q, सिंस Q इक्वल टू एनी, देयरफॉर Q इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आफ्टर कैलकुलेशन जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर इन कूलम। वेल, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज assume one atom of a copper contributes one free electron. Then estimate the total number of free electrons in 6.4 gram of copper wire given molecular mass at 64 gram per mole. मैं इसके लिटरेचर को नहीं लिखाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन की लिटरेचर को नहीं लिखा रहा हूँ। आप लोग वीडियो में गौर से सुनेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट करूं। क्वेश्चन है कि गिवन और एज्यूम वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज देयर इन वन एटम ऑफ अ कॉपर। नाउ एस्टिमेट total number of electrons in 6.4 gram of copper wire given molecular mass at 64 gram per mole। molecular mass दिया है, molecular mass m given है 64 ग्राम पर मोल और given mass कितना है? given mass is 6.4 ग्राम। तो 6.4 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एज्यूमिंग देयर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन इन वन एटम। तो हम ये पहले पता करें कि 6.4 ग्राम में कितने एटम्स हैं। सिंस 64 ग्राम ऑफ कॉपर हैज 6.023 into 10 to the power 23 number of atoms. Therefore, 6.4 gram of copper will have 6.023 into 10 to the power 23 divided by 64 into 6.4। इतने number of atoms होंगे। and अब क्या given है? given one free electron in each atom। एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। therefore total number of free electrons equal to 6.023 into 10 to the power 23 into 6.4 divided by 64 into 1 number of electrons। कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। अब अगर इसमें ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 6.4 ग्राम, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि Q इक्वल टू एनी करेंगे।
जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रहेंगे और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई करेंगे। बट ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इसके आगे। हमें तो यहीं तक बताना था, यहीं तक निकालना था, लेकिन इसे आगे भी पूछा जा सकता है। अगर ऐसा पूछा गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज इतने को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर से सुनेंगे क्वेश्चन को। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ओके, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर मीन्स 250 ग्राम, right? And since 6.023 into 10 to the power 23 molecules are there in 18 gram of water, therefore 250 gram of water will contain 6.023 into 10 to the power 23 divided by 18 into 250 number of molecule. ओके, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 250 ग्राम ऑफ वाटर में या 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में। वेल, नाउ एज देयर आर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम और ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे? वाटर मीन्स H2O, 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 2 प्लस 8 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10, मीन्स 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नाउ we have this much number of molecules, therefore number of electrons in 250 ग्राम या फिर कह लें 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 into 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10। इसे कैलकुलेट करने पर जो आएंगे वही होंगे आंसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई नंबर है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a copper sphere of mass 2 gram contains 2 into 10 to the power 22 atoms. The charge on the nucleus of each atom is 29 E, means 29 electron. What will be the number of electrons must be removed from the sphere to give it a charge of 2 microcoulomb? मतलब ये है कि एक इस कॉपर स्फीयर है जिसमें ये कहा गया है कि इसके 2 ग्राम ऑफ कॉपर में 2 into 10 to the power 22 नंबर ऑफ एटम्स हैं और एक न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, मतलब न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम पर 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ what will be the number of electrons must be removed from this sphere to give it the charge of 2 microcoulomb? इस पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज
+2 माइक्रोकुलम का चार्ज इस पर देने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने होंगे। इनफैक्ट हमें फ्रैक्शन पूछा है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक एटम पे हैं तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कॉपर इस स्फीयर पे हैं कितने। तो नंबर ऑफ free electrons on the sphere of mass 2 gram is given by 2 into 10 to the power 22 atoms और एक एटम पे 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रांसफर्ड और रिमूव्ड टू बी रिमूव्ड n इक्वल टू रिमूव इस तरह से करना है कि उस पे जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हो वो 2 माइक्रोकुलम के इक्वल हो जाए। तो n इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता हो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आएगा। ये वही फॉर्मूला है q इक्वल टू ne, q 2 इंटू 10 टू द पावर -6 ne, n इंटू e। तो यहां पर से ये n निकल आएंगे। नाउ fraction of electrons to be removed equal to fraction of electrons to be removed. तो this divided by this 2 into 10 to the power 6 divided by 1.6 into 10 to the power -19 divided by 2 into 10 to the power 22 into 29, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर। फ्रैक्शन है, कोई यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द सिचुएशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज point A, point B, and this is point C. Here 2 microcoulomb charge is placed, here 2 microcoulomb charge is placed, and at point C there is 3 microcoulomb charge. That this is midpoint O and distance AO is 3 meter, BO is 3 meter, and this is 4 meter, and so it is very obvious that AC equal to BC. Here AC equal to BC equal to root under 3 square plus 4 square, so it will become 5 meter of length, means AC का वैल्यू और BC का वैल्यू 5 meter होगा from geometry. Well, now we are required to find out the force experienced by 3 microcoulomb due to charges 2 microcoulomb and 2 microcoulomb at point A and B respectively. तो क्या होगा इस पे? These 2 microcoulomb charge repel along this direction FAC. This 2 microcoulomb charge will repel 3 microcoulomb along this direction like FBC. Okay, and resultant क्या होंगे? रिजल्टेंट जो होगा FBC और FAC का होगा। इसमें हम लोगों को ये निकालने की जरूरत होगी कि जब हम इसका रिजल्टेंट लेंगे तो FBC इज अ वेक्टर, FAC इज अ वेक्टर, देन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने जिस तरीके सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर का इस्तेमाल किया था, हियर अगेन हमें सेम फॉर्मूला लेने होंगे और उसका वैल्यू क्या होगा? F इक्वल टू रूट अंडर FAC का स्क्वायर प्लस FBC का स्क्वायर प्लस 2 F
FAC इंटू FBC कॉस ये एंगल, सपोज हम इसे, ये एंगल होगा सपोज थीटा, ये एंगल भी होगा थीटा, यानी टोटल हो जाएगा 2 थीटा एंड इस कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा उसे हम लोगों को देखने की जरूरत है। तो पहले हम लोग इस थीटा को ही निकाल लें। तो कॉस थीटा हियर कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच मीन्स 4 बाई, ये तो 5 होंगे, 4/5 एंड इस कॉस 2 थीटा को आगे हम लोग लिख सकते हैं f इक्वल टू रूट अंडर, एक काम करते हैं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं एंड सो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4/5 का स्क्वायर माइनस 1, ये होगा 16 दूनी 32, 25 माइनस 1 मीन्स 32 माइनस 25 7/25। कॉस 2 थीटा का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें पता करना है FAC और FBC का वैल्यू। सो FAC एंड इट इज मच ऑब्वियस दैट सिंस AC and BC are equal in length, charge at A and charge at B are same और हमें फोर्स एट पॉइंट C निकालना है, तो FAC का वैल्यू और FBC का वैल्यू भी इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं FAC इक्वल टू FBC इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 3 माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर कहें चाहे BC का स्क्वायर कहें, जो भी है AC इक्वल टू BC इक्वल टू 5 का स्क्वायर। Putting value of FAC and FBC in this equation, we will get what? FAC means 9 into 10 to the power 9 into 3 to the 6 into 10 to the power minus 12 by 25 FAC का स्क्वायर प्लस FBC का भी स्क्वायर एंड सिंस FAC इक्वल टू FBC तो सेम होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बाई 25 होल स्क्वायर प्लस 2 AC 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 9 into 10 to the power 9 into 6 into 10 to the power minus 12 by 25 and cos 2 theta का वैल्यू 7/25 just calculate the value and get the answer in Newton। 12। तो ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन दोनों ही सिमिलर थे। सो लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर टू दिस वन एंड द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन इज कुछ इस तरीके से है। गिवन है ये 90 डिग्री और ये 5, ये 10 और यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, हेयर 1 माइक्रो कूलम एंड हेयर माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। कुछ इस तरीके से है। The triangle is right angle triangle and at the corner of this triangle different amount of charge is placed at this point. At this corner 1 microcoulomb, at this corner 2 into 10 to the power minus 8 coulomb and here 10 to the power minus 8 in fact negative 10 to the power minus 8 coulomb charge is placed. Now we are required to find
द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू अदर 2, यानी कि यहाँ पे हमें फोर्स का वैल्यू पता करना है इस पर कि कितने होंगे। तो सिंस दिस चार्ज एंड दिस चार्ज आर लाइक चार्ज, सो 2 into 10 to the power minus 8 coulomb charge will repel 1 microcoulomb charge along this direction, and suppose this point is A, B, C, so this force can be named as FAB। इसको FAB से लिखा जा सकता है, उसे डिनोट किया जा सकता है। And since this charge and this charge are unlike charges, so 1 microcoulomb will be attracted by minus 10 to the power minus 8 coulomb charge along this direction, suppose FBC, and again the resultant will be given by the parallelogram law of addition vector। well, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर से हम इसको निकाल सकते हैं, और इसका वैल्यू फिर कैसे होगा। सपोज कि ये f है, तो अगेन f इक्वल टू रूट अंडर एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2f ए बी इंटू एफ बी सी कॉस इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, सो कॉस 90 डिग्री। इट नाउ रिड्यूस टू एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 1, सॉरी cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, so it reduced to FAB square plus FBC square। Now the value of FAB equal to again 9 into 10 to the power 9 Q1, 2 into 10 to the power minus 8 into 1 microcoulomb, 1 into 10 to the power minus 6 divided by 10। ये अगर मीटर में है तो मीटर में है, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। 10 का स्क्वायर जो भी वैल्यू आएगा आएगा, एंड एफ बी सी इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। निगेटिव साइन हम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं, कूलम्स ने कहा था। सो एफ ए बी और एफ बी सी का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ एफ ए बी एंड एफ बी सी, वी विल गेट द आंसर। Well, next question says two small charged particles having charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb each are joined together by means of an insulating string of 1 meter length, and the whole system is kept on the horizontal smooth table. Now find the tension in the string. The situation of the question is two charged particle having magnitude 2 into 10 to the power minus 8 coulomb each are joined together by means of this 1 meter insulating string. Now find the tension in this string. Okay, tension T can be given by Coulomb's law, F equal to K Q1 Q2 by R square। क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रिंग से बंधा है, और इस पर 2 into 10 to the power minus 8 कूलम चार्ज है, इस पर भी 2 into 10 to the power minus 8 कूलम चार्ज है। और चूंकि ये इस टेबल स्मूथ है, दिस टेबल इज स्मूथ, इसीलिए किसी भी तरह का और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या अलग किसी भी तरह का फोर्स इस पर नहीं लगेंगे। तो जो इस स्ट्रिंग पे जो फोर्स होगा वो वही फोर्स होगा जो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और वो फोर्स ऑफ रिपल्सन F इस साइड में और इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन इस साइड में, जिसका परिणाम ये होगा कि इस स्ट्रिंग में एक टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, और उस टेंसाइल फोर्स का वैल्यू T
T इक्वल टू F Q1 Q2 by R स्क्वायर एंड सो T इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 डिवाइडेड बाय R 1 मीटर का स्क्वायर। जस्ट सॉल्व एंड गेट द आंसर इन न्यूटन, क्योंकि टेंशन इज अ फोर्स एंड फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, कुछ सिचुएशन इस तरीके का है कि टू स्मॉल बॉल्स हैविंग चार्ज स्मॉल q in each of the ball and both the small balls are suspended by means of two insulating string from a common point. Okay, now the whole setup is taken in a satellite in space where there is no gravity. Now find the tension in each of the string and the angle between both the strings. Situation कुछ इस तरीके का है कि सपोज ये एक रूफ है एंड फ्रॉम अ कॉमन हुक, सपोज यहाँ पर एक कोई हुक है, दो स्मॉल बॉल्स जिस पर की चार्ज Q और इस पर भी चार्ज Q है उसे लटकाया गया है। अब ये दोनों सेपरेट इसलिए होंगे क्योंकि इस पर चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q, दोनों लाइक चार्जेस हैं, दे रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसका परिणाम होगा कि इन दोनों ही स्ट्रिंग के बीच में एक एंगल बनेगा। इस स्ट्रिंग्स का लेंथ गिवन है L और इसका अपना मास भी होगा, mg इधर होगा, इस पर mg इधर होगा। लेकिन इस तरह का जो सेटअप होगा वो सेटअप तब होगा जब इस तरह का जो डायग्राम बनेंगे, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, दोनों के स्ट्रिंग के बीच में ये थीटा एंगल होगा और mg और mg दोनों पर लगेंगे। उस वैसे कंडीशन में जब ये किसी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल पुल के अधीन हो, मतलब ग्रेविटी के अधीन हो। लेकिन जब हम इसको पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को, पूरे सेटअप को हम अगर एक सैटेलाइट के अंदर लेकर के चले जाएंगे तो वैसे कंडीशन में, अगर इस पूरे सिस्टम को एक सैटेलाइट में लेकर के हम चले जाएं तो वैसे कंडीशन में दोनों इस तरीके से एक दूसरे से 180 डिग्री पे, ये जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है नहीं, mg यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ये अब तो पूरा स्पेस में है, ये स्पेस है और ये सैटेलाइट है। तो अब mg का कोई इफेक्ट होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ रहेंगे दोनों ही स्फेरिकल बॉल पे, दोनों ही स्मॉल बॉल पे चार्ज q है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होंगे, और ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन द एंगल बिटवीन दिस टू स्ट्रिंग्स बिकम 180 डिग्री, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे होंगे। तो पहले का जो आंसर है वो एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ईच ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन T इक्वल टू F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ना लिख के 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, स्पेस में है, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का इस, ये भी L है, ये भी L है। जब ये पूरा स्ट्रेट होंगे 180 डिग्री पर जब आएगा तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L होगा एंड सो डिस्टेंस सेपरेशन इज 2L का स्क्वायर, सो T इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4L स्क्वायर मीन्स 16 पाई इप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर होगा। Well, so next question. Next question says a small charge particle having a magnitude of charge small q is placed at the center of of line joining of two charges capital Q. Now if
the three charge system is in equilibrium, then show that small q is equal to minus q कैपिटल Q by 4। मतलब कुछ इस तरीके का सिचुएशन है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कुछ भी सेपरेशन है, सपोज x, and a small charge particle q, small q is placed in between at the center of the line joining of these two charge particle q and q. Now if the system is in equilibrium, then we have to show that small q is minus q by 4। well, तो हम suppose this is a point A and this is point B and this is center point O, then the whole system or the system of these three charges to be in equilibrium, the total force at any of the charge must be equal to 0। तो हम ये मान करके चलें कि पॉइंट B पर या पॉइंट A पर के जो चार्ज है उस चार्ज पर टोटल फोर्स का वैल्यू मीन्स force experienced by any of the charge, suppose charge at A and charge at B equal to 0। तो हम लेते हैं the force experienced by Q at A is given by A पर का F इक्वल टू K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई ये x बाई 2 होगा, x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई दिस Q ड्यू टू चार्ज एट P इज गिवन बाई K Q divided by x square। and for these three charge particle system to be in equilibrium, F should be 0 for three charge system to be in equilibrium, F should be equal to 0। therefore 0 इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये 4 होगा ऊपर जाएगा, एंड प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा के क्यू कैंसिल, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, यहाँ पर बचेंगे 4 क्यू प्लस यहाँ पर बचेगा सिर्फ क्यू इक्वल टू 0। देयरफॉर 4q इक्वल टू माइनस क्यू और q इक्वल टू q बाई 4। यही हमें शो करना था। मीन्स इन दिस सिचुएशन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस q must be equal to minus capital Q by 4 in order to make whole system in equilibrium। well, next question is similar to this one and it says two small charge particles of magnitude 4e and e are placed at a separation of a। कुछ इस तरीके से सिचुएशन हम बता रहे हैं, यहाँ पर 4e और यहाँ पर e and separated at distance a। now question is where should a third charge particle be placed for it to be in equilibrium। कहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल, एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल क्यू किस पॉइंट पे एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल क्यू को प्लेस किया जाए ताकि वो चार्ज पार्टिकल क्यू इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब कि रेस्ट में आ जाए, इसका मतलब कि कोई एक्सेलरेशन नहीं, और कोई एक्सेलरेशन नहीं मीन्स नेट फोर्स का वैल्यू उस पर 0 हो जाए।
तो सपोज कि हम कहीं पर भी रखते हैं, यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल Q रखते हैं विच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम E, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स. नाउ this Q to be in equilibrium, the net force experienced by this charge particle Q must be 0. Q to be in equilibrium, force experienced by Q must be 0. ठीक है. अब टोटल फोर्स ऑन Q, टोटल फोर्स ऑन Q इज गिवन बाय, कैसे मिलेगा इस पर फोर्स, तो ये स्मॉल e और ये Q एंड बोथ आर लाइक इन नेचर, सो ये इसको इस साइड में रिपेल करेगा, मीन्स k q स्मॉल e डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये वाला इसको इस साइड में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और वो जो वैल्यू होगा इक्वल टू k q इंटू 4e डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब कहने का मतलब है टोटल फोर्स ऑन Q इज 0. इस पर टोटल फोर्स 0 का मतलब है कि टोटल रिपल्सिव फोर्स exerted by small e along this direction and total repulsive force exerted by 4e on Q along this direction must be equal. Therefore हम इसको इस तरह का इक्वेशन लिख सकते हैं कि this part is the force of repulsion experienced by this charge Q by small e, and this part is force of repulsion experienced by this charge Q by 4e. So after solving k q e 1 by x square equal to 4 by a minus x whole square, means a minus x का whole square equal to 4x square, और a minus x equal to 2x, और a equal to 3x, therefore x equal to a by 3, means small charge Q must be placed at distance a by 3 to make चार्ज Q इक्विलिब्रियम. स्मॉल चार्ज Q को इक्विलिब्रियम में होने के लिए इसे a by 3 पर रखना पड़ेगा. x का वैल्यू a by 3, x का वैल्यू मतलब फ्रॉम E से Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा x इक्वल टू टोटल का 1/3, a by 3 मीन्स टोटल का 1/3, x को a by 3 होना होगा. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और उस इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी कॉर्नर पे, मतलब तीनों कॉर्नर पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रखे हुए हैं. मीन्स कुछ सिचुएशन ऐसा है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्वेश्चन सेज in each of the corner of an equilateral triangle of 5 centimeter length has equal charge of magnitude 2 into 10 to the power minus 8 coulomb. Find the force experienced by one of the charge due to other two. तो सपोज कि ये तीन चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड Q ही है, और गिवन Q इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कुलम, ये भी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कुलम, ये भी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कुलम. इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इच,
AB 5 centimeter each. We are required to find out the magnitude of force experienced by one of the charged particle at any of the corner due to other two. तो सपोज कि हम अगर इसकी बात करें, इस पर फोर्स, तो इस पर जो फोर्स होंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू ये भी लाइक है, ये भी लाइक है, मींस these two charge particles are like charges, so this charge q will be repelled by this charge q along this direction, and similarly this charge q will repel this one along this direction, and the resultant will be given along this direction. Well, suppose this force be denoted by FAC, this force be denoted by FBC, then resultant will be F. Since this is an equilateral triangle, so angle A, B and C will be equal, that is equal to 60 degree. तो अब जरा हम देखें कि FAC का क्या वैल्यू होगा, FBC का क्या वैल्यू होगा, FAC का वैल्यू, FBC का वैल्यू निकालने के बाद रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर से, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर से. वेल, तो FBC इक्वल टू K 9 into 10 to the power 9 into Q 2 into 10 to the power minus 8 into 2 into 10 to the power minus 8 divided by 5 centimeter का स्क्वायर, 5 into 10 to the power minus 2 in meter का स्क्वायर. FAC equal to 9 into 10 to the power 9, 2 into 10 to the power minus 8 into 2 into 10 to the power minus 8 divided by 5 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर. रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय F इक्वल टू रूट अंडर FBC का स्क्वायर प्लस FAC का स्क्वायर प्लस 2FBC इंटू FAC cos 60 डिग्री फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर से. सो F इक्वल टू, जस्ट पुट द वैल्यू हियर एंड गेट द आंसर. जो भी होगा न्यूटन में होगा. हमें सिर्फ इसे सॉल्व करने की जरूरत है. हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करते हैं, बेवजह का वीडियो को लंबा करने से कोई मतलब नहीं है. सो जस्ट सॉल्व योरसेल्फ एंड गेट द आंसर. वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन का सिचुएशन कुछ इस तरीके का है कि we are given a square of side A and capital Q charge are placed at the diagonally opposite corners, and small q charge are placed in another diagonally opposite corners. Then if question says if net force on Q is 0, then relate Q and Q. अगर इन दोनों Q पर का फोर्स 0 हो, नेट फोर्स 0 हो, तो स्मॉल q और कैपिटल Q को आप रिलेट करें. वेल, तो सपोज कि इसके ऊपर हम लोग नेट फोर्स 0 बताते हैं, तो टोटल फोर्स इस पे होगा कितना. तो चार्ज कैपिटल Q एंड चार्ज स्मॉल q आर लाइक चार्जेस रिपेल along this direction. This q charge will be repelled by capital Q along this direction, and suppose A, B, C, D है, so this force can be named as FCB, and capital Q small q again like charges. If small q will be repelled along this direction and the
force can be named as FAB, and this Q and this Q are also like charges. So this force, this charge is again repelled along this direction, and suppose this force is named as FDB. नेट फोर्स कितना होगा? एफ ए बी का इस पर, मतलब एफ ए बी एंड एफ सी बी का रिजल्टेंट प्लस एफ डी बी. तो नेट फोर्स ऑन क्यू एट बी इज गिवन बाय, सपोज एफ इक्वल टू एफ डी बी plus the resultant of FAB and FCB. FDB plus resultant of FAB and FCB. Resultant of FAB and FCD is given by parallelogram law of addition vector. So ये जो होगा, ये होगा एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर. एंड सिंस नेट फोर्स ऑन क्यू शुड बी जीरो, इज जीरो, देयरफॉर यहाँ पर जीरो इक्वल टू एफ डी बी प्लस रूट अंडर एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर. यही कर लें. एफ डी बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डी बी ये हो जाएगा ए रूट टू डायगोनल डी बी का वैल्यू जीरो इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई ए रूट टू होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर एफ ए बी का स्क्वायर, एफ ए बी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए स्क्वायर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, मीन्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू ए स्क्वायर प्लस ये दो हैं तो रूट अंडर टू के क्यू बाई ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो. मोरोवर के क्यू स्क्वायर, सॉरी दिस इज ऑल्सो इन स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा और इसीलिए ये भी स्क्वायर में होगा. टू के क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर रूट टू इक्वल टू जीरो. के क्यू ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई टू प्लस कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई नथिंग रूट टू इक्वल टू जीरो. देयरफॉर q बाई टू इक्वल टू माइनस क्यू रूट टू और q इक्वल टू माइनस क्यू टू रूट टू. दिस इज द रिक्वायर्ड relation between small q and capital Q when the situation of the question is like this. Next question says two particles having mass 5 gram each and 10 to the power minus 7 coulomb charge on each of the particle stay at equilibrium of rest on a table. Then find
the magnitude of coefficient of friction between the table and each of the charge if both the charge particles are separated at distance 10 centimeter apart. Two charge particles are placed on the table at 10 and they stay apart at 10 centimeter in equilibrium, and charge on each of the particle is given as 10 to the power minus 7 coulomb and mass is 5 gram. Given mass equal to 5 gram, separation is 10 centimeter means 10 to the power minus 2 meter, 5 gram means 5 into 10 to the power minus 3 kg, and Q equal to 10 to the power minus 7 coulomb. We are required to find out the magnitude of coefficient of limiting friction between table and the charge. Means we are required to find out value of mu equal to what? The force diagram of any of the charge particle must be studied here. This is mg means force of gravity, and F is the force of repulsion between two charge particles, and Rn will be normal reaction of charge particle since it is placed on the table. चूंकि ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड लगेंगे ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा वर्टिकली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द पार्टिकल इज प्लेस्ड। और चूंकि इस पर चार्ज और इस पर चार्ज, दोनों पर चार्ज 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम्ब है, जो कि इक्वल एंड लाइक चार्जेज हैं, इसलिए ये फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। नाउ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में क्यों है? इक्विलिब्रियम में होने का रीजन ये होगा कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन इज utilized in overcoming the force of friction between the table and this charge particle, and this force of friction is denoted by small f. And here in equilibrium small f equal to capital F, and we know small f equal to mu mg from chapter friction of class 11, and f is given by k q1 q2 by r square. Mu m is given 5 into 10 to the power minus 3, g is 10, suppose the value of g is 10 meter per second square, k 9 into 10 to the power 9, q1 का value 10 to the power minus 7 and q2 का value 10 to the power minus 7 divided by r square 10 into 10 to the power minus 2 whole square. Just solve for mu and get answer. Since mu is a coefficient, next question says two equally charged particles are 3.2 into 10 to the power minus 3 meter apart are released from rest, and it is observed that first particle acquires initial acceleration at 7 meter per second square, whereas the second acquires 9 meter per second square. If the mass of the first particle is 6.5 into 10 to the power minus 7 kg, then find the mass of second particle and charge on each of the particle. Well, सिचुएशन इज कुछ इस तरीके का है कि टू चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर पर हैं, और उन्हें रिलीज कर देते हैं रेस्ट से। पहले ये इनिशियली दिस टू चार्ज पार्टिकल्स आर एट रेस्ट एंड नाउ इट इज रिलीज्ड, जस्ट इनको छोड़ा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वी गेट
हमें ये पता चलता है कि इस पर एक्सेलरेशन a1 इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड इस पर एक्सेलरेशन a2 इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि इस पर जो चार्ज थे q का वैल्यू और इस पर भी q का वैल्यू, दोनों चार्ज का वैल्यू इक्वल है। एंड एक पर का जो मास है, इस पर जो मास है वो मास का वैल्यू इज गिवन 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 kg एंड इस पर जो मास है m2, दिस इज टू बी डिटरमाइंड। तो हमें ये पूछा गया है कि इसका मास कितना होगा और दोनों पे चार्ज कितना होगा। ओके, तो जैसे ही इसको रेस्ट से हम रिलीज करते हैं, दोनों पर फोर्स ऑफ रिपल्सन होंगे और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा दोनों पर इक्वल होगा। मतलब इस पर जो फोर्स होगा सपोज F1, इस पर जो फोर्स होगा F2 और वो दोनों इक्वल होंगे। हियर F1 इक्वल टू F2 एंड सो M1A1 मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू M2A2। मास 1 पहले का मास दिया है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू A1 गिवन है 7, M2 नहीं मालूम, A2 का वैल्यू 9, देयरफॉर M2 का वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ से मास का वैल्यू हमें निकल गया। ओके, नाउ F1 चाहे F2 कुछ भी हम ले, तो सपोज कि हम F1 ही लेते हैं। F1 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2, Q1 भी यहाँ पर Q है, Q2 भी यहाँ पर Q है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ F1 का जो वैल्यू होगा वो दिस मच इज F1 मीन्स 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 7 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर। Solve for Q and get the answer.